जोश नए उमंग के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं जीके पॉइंट स्टडी हमारे चैनल में। और हमारे चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी के साइंस का पहला यूनिट फुल कवरेज। पूरी यूनिट को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसके अंदर मास होता हो और स्पेस घेरती हो वो मैटर है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मटेरियल विच हैज बीन टर्म्ड एज मैटर। दुनिया में हर चीज़ जो हम देख सकते हैं वो मटेरियल से बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी है, बॉल है और दिल है। ये फिल्मी वाला दिल है, एक्चुअली हमारा दिल भी मैटर से बना हुआ है। विच हैज़ बीन टर्म्ड एज मैटर इन साइंस। फॉर एग्जाम्पल फूड भी ईट, खाना हम जो खाते हैं, रोटी चावल कुछ भी, और आम अनार वट एवर बी ईट दैट इज मैटर। काऊ, लैपटॉप, बुक, बॉल, बेड, एयर भी ब्रीथ। तो दुनिया में हर चीज़ मास है उसके अंदर या स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट द मैटर। अब एटम, अगर हम किसी मटेरियल को तोड़ते जाएं, छोटे 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 पार्टिकल लगातार तोड़ते जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो नहीं टूट पाएगा, उसे हम बोलते हैं एटम। तो लिखते जरा पढ़ते हैं इसमें। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम। किसी भी मैटर की वो छोटी से छोटी यूनिट जिसके अंदर उस मटेरियल के सारे प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, उससे हम बोलते हैं एटम। जैसे आप अगर एक चीनी के बोरे में से एक चीनी का पार्टिकल, एक छोटा क्रिस्टल उठा लेते हैं तो उसके अंदर वही प्रॉपर्टी है जो पूरी चीनी के अंदर है, वही मिठास है जो उस चीनी के अंदर है। तो वो एटम नहीं है, उस एटम उससे भी छोटा है। एटम को आप देख नहीं सकते हैं, इट इज़ ऑफ वेरी वेरी स्मॉल साइज। ये बहुत स्मॉल साइज का होता है एटम। एटम कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स। एटम में दो रीजन होते हैं। फर्स्ट इज टिनी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस आपको दिख रही है अंदर वाला जो सर्कल नजर आ रहा है, ये बहुत छोटे होते हैं, अपने समय के लिए इसको बड़ा बनाया है। एंड सेकंड रीजन हैज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन। अंदर आप देख सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी मौजूद रहते हैं। और बाहर पेरीफेरी में आप देख सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सेल में रहते हैं बाहर। आर ऑल्सो फाउंड इन सेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस के बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स भी घूमते रहते हैं। तो एटम बहुत छोटा होता है, इसे हम अपनी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल्स की, उसको समझने का कोशिश करते हैं हम। देयर आर 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स की कैरेक्टर उन्हें समझे हम। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस मौजूद होता है। ये आगे वीडियो में आपको देखने को और विस्तार से मिलेगा। जैसे आपने वाटर में, हमें नहीं दिखता कि वाटर के मॉलिक्यूल बीच में कोई स्पेस है। आप देख सकते हैं कि शुगर ऐड किया डायग्राम में, ए में शुगर ऐड किया तो ये शुगर उसमें ऐड होकर के उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह थी। बाद में हमें शुगर ऊपर दिखता है, अलग दिखता है, नहीं, उस शुगर ने उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था वहाँ पर अपनी जगह बना ली। मतलब जो भी आपका पार्टिकल है उसके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस मौजूद होता है। जब दूसरी मिक्सिंग करते हैं तो उनके बीच में वो जगह बना लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है उस जगह को। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। टू अंडरस्टैंड इट, टेक 1 बीकर ऑफ वाटर एंड पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक इन इट स्लोली। व्हाट डू यू नोटिस? किसी भी मैटर के पार्टिकल्स लगातार मोशन में हैं। ये हमें कैसे पता चलता है कि जैसे अगर आप अगरबत्ती को जला दें, भले ही हवा एकदम शांत हो, लेकिन अगरबत्ती की खुशबू आपको कमरे के दूसरे सिरे पे महसूस होने लग जाएगी। कोई परफ्यूम लगा के आता है तो हमें दूर से उसकी खुशबू आने लगती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हवा में लगातार मूव कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आपने एक ग्लास में पानी लिया, एक बीकर में पानी लिया और धीमे से, एकदम पानी शांत है, आपको लग रहा है कि पानी के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे हैं, आपने बिल्कुल धीमे उसमें एक ब्लू इंक की ड्रॉप पुट कर दी तो आप देखेंगे धीरे 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 वो इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। मतलब इंक के पार्टिकल लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल लगातार ट्रेवल कर रहे हैं, इंक को ले जा पा रहे हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ एवरी मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए वो बंधे हुए रहते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव फोर्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टे टुगेदर। स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स वेरीज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। और इसकी स्ट्रेंथ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक वेरी करती है। जैसे अगर लोहे की बॉल है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन आप उसको दबाकर अलग नहीं कर सकते हैं।
लेकिन वहीं एक लड्डू है, बूंदी का लड्डू है, आप उसे दबा के अलग कर सकते हैं, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है अपेक्षाकृत। तो ये मैटर टू मैटर वेरी करता है कि किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, लेकिन होता समय है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर मुख्य रूप से 3 स्टेट में पाया जाता है। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली आपको नजर आ रही है सॉलिड स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट और तीसरी है गैसीय स्टेट। सॉलिड स्टेट ये यहाँ पे डाइस है, सांप सीढ़ी वाली और लूडो वाली डाइस दिख रही है। लिक्विड में आपको पानी दिख रहा है, गैसीय स्टेट में हवा जो बलून के अंदर भरी जाती है। तो 3 मुख्य रूप से स्टेट होती हैं। एक और स्टेट होती है जो 9th क्लास के बच्चे आगे पढ़ेंगे, वो होती है प्लाज्मा, लेकिन मुख्य रूप से हम तीनों की चर्चा करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड स्टेट में क्या होता है बच्चों, समझते हैं जरा क्या प्रॉपर्टी है सॉलिड की। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड के मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं। सो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक है, उनके बीच में स्पेस तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कह सकते स्पेस नहीं होता है, होता है, बहुत कम होता है। दूसरा है सॉलिड्स है वेल डिफाइंड शेप एंड साइज विद डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, दे ऑल्सो ए फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स का एक डिफाइंड वेल डिफाइंड शेप एंड साइज होता है और बाउंड्रीज भी उसकी वेल डिफाइंड होती हैं, उनकी फिक्स वॉल्यूम भी रहती है। आप एक डस्टर को लीजिए, आप अपने घर में कोई बर्तन लीजिए, या आप टीवी को लीजिए, लैपटॉप को लीजिए, मोबाइल की लीजिए, ये सभी सॉलिड्स हैं। इनका वेल डिफाइंड शेप है, वेल डिफाइंड साइज है और बाउंड्रीज भी डिस्टिंक्ट हैं और उनकी वॉल्यूम भी फिक्स रहती है। तीसरा पॉइंट है सॉलिड्स टेंड टू मेंटेन देयर शेप अंडर एक्सटर्नल लोड। दे कैन ब्रेक बट इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज देयर शेप। अगर किसी सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो अपने शेप को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, टूट भले ही जाए लेकिन शेप उनका आसानी से नहीं आता। अगर आप एक ईंट पे हथौड़ा मारते हैं तो वो टूटती जरूर है लेकिन शेप को रिटेन करने की कोशिश करती है। वो ज़्यादा ब्रिटल है तो जल्दी से कर पाएगी, और जो कम ब्रिटल है, आप अगर किसी लोहे में मशीन से हथौड़ा मारेंगे तो अपने शेप को रिटेन करने की कोशिश करता है वो। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड्स को नहीं दबा सकता। कोई कहे स्पंज को हम दबा देते हैं, तो आप स्पंज को नहीं दबाते हैं, उसके अंदर जो एयर भरी रहती है स्पंज के अंदर, वो एयर निकल जाती है। सॉलिड नहीं दबता है, वो एयर निकल जाती है, तो इसलिए पोर्स जो होते हैं उसके वो खाली हो जाते हैं। सॉलिड्स को कंप्रेस करना आसान नहीं होता है, ये आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं सॉलिड्स। सॉलिड स्टेट जनरली सॉलिड्स है हाई डेंसिटी। सॉलिड्स भारी होते हैं, डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। आइस को छोड़ करके, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए आइस तैरती है पानी के ऊपर जनरली, और बाकी सॉलिड्स जो है हैवी होते हैं। नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड डज नॉट अकर इजीली। एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में आसानी से डिफ्यूज नहीं होता है। अगर आप एक पत्थर को दूसरे सॉलिड के संपर्क में लाएंगे तो उनका डिफ्यूजन आसानी से नहीं होने वाला है, टाइम लगता है। कुछ सॉलिड्स को एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड पे डिफ्यूज कर सकता है लेकिन टाइम लगेगा उसमें। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज हायर देन सॉलिड्स बट स्मॉलर देन गैसेस। आप लिक्विड के मॉलिक्यूल दे सकते हैं, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, किसकी तुलना में, सॉलिड की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन गैसेस की तुलना में कम होता है। लिक्विड डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप एंड साइज, दे ऑक्यूपाई द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पोर्ड। लिक्विड का वेल डिफाइंड शेप एंड साइज नहीं होता, ये उसी कंटेनर का आकार ग्रहण कर लेती हैं जिसमें इन्हें पोर किया जाता है, उड़ेला जाता है। पानी मटके में भरा हुआ है तो मटके का आकार ले लेगा, गिलास में भरा हुआ है गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में भरा हुआ है बाल्टी का आकार ले लेगा। तो उनका वेल डिफाइंड शेप एंड साइज नहीं है और उसी कंटेनर का साइज ये धारण कर लेते हैं। अगला लिक्विड्स है फिक्स वॉल्यूम, वॉल्यूम जरूर फिक्स रहती है। बाल्टी में 5 लीटर पानी है, आप मटके में 5 लीटर पानी कर दिया, 5 लीटर रहेगा, 4 लीटर नहीं रह जाएगा। वॉल्यूम फिक्स रहती है, वॉल्यूम नहीं वेरी करती है। सो दे आर ऑल्सो इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स को भी कंप्रेसिबल नहीं है, आप दबा करके इनकी वॉल्यूम कम नहीं कर सकते हैं कि आपने फोर्स लगाया और इनकी वॉल्यूम कम कर दी, ऐसा मुमकिन नहीं है। चौथी प्रॉपर्टी है लिक्विड्स कैन फ्लो से सो दे आर फ्लूइड्स। लिक्विड बह सकते हैं इसलिए फ्लूइड्स में आते हैं। फ्लूइड्स में गैसेज और लिक्विड दोनों आते हैं, ये फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है गैसियस स्टेट प्रॉपर्टीज। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसेज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एंड दे कीप ऑन मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, और काफ़ी तेजी से मूव करते रहते हैं। ड्यू टू विच दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। इसलिए एक दूसरे से टकराते रहते हैं ये और कंटेनर की दीवारों से भी टकराते रहते हैं। नेक्स्ट है गैसेज डू नॉट है वेल डिफाइंड शेप और साइज एंड वॉल्यूम। गैसेज का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में टायर कई बार फट जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गैसेस की वॉल्यूम भरी हुई है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर के कारण, तो वॉल्यूम भी उनका फिक्स नहीं रहता है। तीसरा, इसलिए गर्मियों के दिनों में सलाह दी जाती है कि आप अपनी बाइक में, अपनी कार में हवा कम भरवाएं, क्योंकि वो एक्सपेंड होगी, उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी टेम्परेचर के कारण।
तीसरा है फॉर ए गिवन मास देयर वॉल्यूम कैन बी चेंज बाय एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर, सो गैसेज आर कंप्रेसिबल। जो बात अभी हमने कही कि गैसेज के मास को हम क्या कर दिए हुए मास के लिए वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं प्रेशर के साथ या टेम्परेचर के साथ, इसलिए गैसेज कंप्रेसिबल हैं। गुब्बारे में हवा भरी हुई है, गुब्बारे को आप पकड़ के दबा सकते हैं, छोटे आकार में ला सकते हैं, मास चेंज नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। डिफ्यूजन ऑफ वन गैस इनटू अनदर टेक्स प्लेस इजीली। एक गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैस में बड़ी आसानी से हो जाता है। अगर घर में एलपीजी लीक करती है तो जो एयर है कमरे के अंदर उसमें तुरंत वो डिफ्यूज हो जाती है, आपको उसकी स्मेल आने लग जाती है। तो गैसेस का डिफ्यूजन गैसेस टू गैसेस काफ़ी इजी होता है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। सॉलिड लिक्विड स्टेट में भी बदल सकता है और गैस स्टेट में बदल सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? देयर आर 2 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ स्टेट्स को चेंज करने के लिए ये फैक्टर मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर 2 प्रकार से चेंज ला सकता है, पहला है कूलिंग, दूसरा हीटिंग। दूसरा है प्रेशर। प्रेशर भी 2 तरह से चेंज ला सकता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन। आप देख सकते हैं इसमें सब स्पष्ट है कि हमारा लिक्विड सॉलिड में 2 जो अगर चेंज होगा तो किसके द्वारा चेंज होगा? वो फ्रीजिंग के द्वारा या सॉलिडिफिकेशन के द्वारा चेंज होगा। और सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग के द्वारा होगा। ऐसे आप देख सकते हैं कि लिक्विड अगर गैस में चेंज होगा तो एवापोरेशन की प्रोसेस होगी और गैस इसमें चेंज होगी, लिक्विड में तो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन, और गैस अगर बिना लिक्विड फेज के डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड में तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन। इससे आगे विस्तार से समझेंगे, हम डिटेल में जाते हैं। पहला है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन या लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन। मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से मूव करने लग जाते हैं। व्हेन मोर हीट इज एडेड देन मॉलिक्यूल्स आर एबल टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड फाइनली दे बिकम मोर फ्री एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अगर आप बर्फ़ को रख देंगे गर्म तवे के ऊपर या गर्म पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? पहले उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और दूसरे दूर होते जाएंगे और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर है मेल्टिंग इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है ये मेल्टिंग पॉइंट से पता चलता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा है, इसलिए वो आसानी से मेल्ट नहीं हो रहा है। इसी में आगे बढ़ रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना शुरू कर देती है। व्हेन प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स एट दैट टाइम टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों, याद कर लेना इसको। जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन की घटना घट रही होती है, जब बर्फ पिघल रही होती है, एक तो है पिघलना शुरू करना और दूसरा पिघल रही होती है और तीसरा पिघल जाती है, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जब बर्फ़ पिघल रही होती है, पानी में कन्वर्ट हो रही होती है, उस दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर उस दौरान कांस्टेंट रहता है। हीट एब्जॉर्ब इन दिस प्रोसेस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बर्फ़ पिघलने के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब करती है, मेल्ट होने के दौरान जो हीट एब्जॉर्ब करती है, उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑन कूलिंग लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अगर लिक्विड को हम कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हीट रिजेक्टेड इज ऑलवेज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो हीट खोएगा वो भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336 किलो जूल पर केजी। 1 केजी आइस को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए वो है 336 किलो जूल पर केजी। 1 केजी के लिए 336 किलो जूल। बर्फ़ अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उस समय चाहिए, अगर बर्फ़ ऑलरेडी -5 पे है तो पहले 0 पे लाना पड़ेगा, फिर 0 के बाद वो मेल्ट होना शुरू होगी। अगर है एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना है एवोपरेशन और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना है कंडेंसेशन। लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है हीटिंग पे और गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है कूलिंग पे। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड देन इट टेम्परेचर राइजेस कंटिन्यूसली अंटिल इट बिकम्स इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड को गर्म करते हैं तो इसका तापमान लगातार बढ़ता जाता है, पहले तापमान बढ़ता रहेगा और बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट पे वो उबलना चालू कर देगा। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पहले वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर उबलना शुरू करेगा। उबलना शुरू करेगा तो फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा, अब वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। एट पॉइंट प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन अकर्स। इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट पे प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन शुरू हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर। ये प्रेशर पर निर्भर करता है। कुछ बच्चों को लगता हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है यदि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो।
अगर प्रेशर बढ़ा दें हम तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। 125 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 150 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, 250 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो पानी के का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किस पर, प्रेशर पे। अगर हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। तो ये फिक्स नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर डज नॉट चेंज। जब पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, जब पानी उबल रहा होता है, उस दौरान अगर अब आप उसमें एक थर्मामीटर डिप करेंगे और थोड़ी देर बाद फिर करेंगे जब वो उबल रहा है, तो दोनों टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं होगा। उस दौरान टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हीट मिल रही है। उस दौरान जो भी आप हीट दे रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसको ख़त्म करने में इस्तेमाल हो रहा है। हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एवोपरेशन इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एवोपरेशन के दौरान पानी जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे बोलते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 2260 किलो जूल पर केजी। 1 kg पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पूरी तरह से स्टीम में बदलने के लिए 2260 किलो जूल हीट की आवश्यकता है। दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर, ये याद रखनी चाहिए आपको। सिमिलरली ये वेपर ऑन कूलिंग इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन। ऐसे वेपर को अगर ठंडा करें तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आगे बात करते हैं सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। सब्लिमेशन, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए सॉलिड सीधे गैस में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग सम सॉलिड्स विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते वो, आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। द टर्म सब्लिमेशन इज यूज फॉर ए फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट ओनली, ये केवल फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट बताता है। एंड इट डज नॉट रिफर टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू ए गैस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को नहीं बताता, ये फिजिकल चेंज को बताता है। कैम्फर है दिस प्रॉपर्टी। कपूर आपने देखा होगा, पूजा जब करते हैं जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, तो जब कपूर का आप दिया जलाते हैं तो कपूर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है, वो सीधे गैस में कन्वर्ट होता है। तो सब्लिमेशन होता है उसके अंदर, कैम्फर में सब्लिमेशन होता है। अगला डिपोजिशन, व्हेन ए गैस ऑन कूलिंग इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, इट हैपन्स विद वाटर वेपर इन एक्सट्रीम विंटर। जब कोई गैस ठंडी करने पर सीधी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हो बिना लिक्विड में बदले हुए, ये जब एक्सट्रीम विंटर होते हैं साइबेरिया में या यूरोप में, वहाँ पे जो भी वाटर वेपर होती है वो बर्फ़ में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में आए बिना। और बर्फ़बारी जो होती है, स्नोफॉल जो होता है, वो डिपोजिशन के कारण ही होता है कि सीधा का सीधा आपका वेपर फेज कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फेज में। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं हम। टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर कैन चेंज स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर के तो हमने देख लिया कि कूलिंग हीटिंग पे क्या होता है, प्रेशर भी किसी मैटर के स्टेट में चेंज ला सकता है। ए गैस कंटेंट इन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज कंप्रेस्ड, देन दिस गैस विल लिक्विफाई। आप देख सकते हैं कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसमें गैस भरी हुई है, मॉलिक्यूल दूर दूर है, उसमें फोर्स लगाया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो ये गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके घर पे जो सिलेंडर आता है एलपीजी का, वो इसी का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन CO2 ऑन कंप्रेशन बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड आइस। हम CO2 को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे अगर कंप्रेस करते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं उसका, कंप्रेस करते हैं, तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाती है। ये एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है। कुकिंग गैस ऑन कंप्रेशन इज कन्वर्ट इनटू LPG। जो LPG है आपकी, वो लिक्विड स्टेट में आती है, सिलेंडर में गैस नहीं रहती है, लिक्विड स्टेट में रहता है, उसे भी कंप्रेस करके लिक्विड बनाया गया है, फोर्स लगा के उसको लिक्विड बनाया गया है। अगर वो लीक करती है तो गैस के फॉर्म में लीक करती है, लेकिन आप हिलाएंगे सिलेंडर को तो आपको लिक्विड उसके अंदर महसूस होगा। अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। एवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। पहला है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एवापोरेशन होगा। पानी को आप एक चौड़े बर्तन में रख के देख लीजिए, सेम पानी आपने मान लीजिए पानी लिया है 10 लीटर पानी, एक चौड़े बर्तन में रख दीजिए और एक सकरे बर्तन में रख दीजिए पानी को, तो आप पाएंगे कि जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उससे ज़्यादा एवापोरेशन होगा, क्योंकि जो टॉप सरफेस है वो टॉप सरफेस में ज़्यादा पानी एवापोरेट हो पाएगा, वो सीधे संपर्क में आएगी। दूसरा टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो एवापोरेशन ज़्यादा होता है। गर्मियों के दिनों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, सर्दियों में नहीं सूखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी एवापोरेट हो जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी।
अगर और ह्यूमिडिटी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर मौजूद रहती है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ऑलरेडी मॉइस्चर ज़्यादा होगी तो एवापोरेशन आसानी से नहीं होगा। आपने देखा है ये होता है कब, जब जुलाई अगस्त के महीने आते हैं या आपके जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्री इलाके हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई रहती है। तो हाई ह्यूमिडिटी के कारण वहाँ पे एवापोरेशन की जो रेट है घरों में पानी की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा है, गर्मियों में तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो ग्रेविटी के कारण पानी को उड़ा भी ले जाती हैं, तो कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। और जुलाई वगैरह में कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं क्योंकि उस समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ये 4 फैक्टर हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, जो एवापोरेशन को प्रभावित करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं लास्ट स्लाइड पर और चर्चा करेंगे एवापोरेशन कूलिंग। एवापोरेशन कूलिंग के लिए भी जिम्मेदार है। छत पे अगर आप पानी छिड़क दें, गर्म छत पे गर्मियों के दिनों में पानी छिड़क दें, तो वो पानी क्या करेगा, छत से हीट लेगा और एवोपरेट हो जाएगा। तो छत ठंडी हो गई, उसने हीट कहाँ से ली, वो किसके संपर्क में, छत के संपर्क में, एवोपरेट हो गया तो छत ठंडी हो गई। मटके में पानी क्यों ठंडा रहता है, क्योंकि मटके की जो वो बनी हुई है, बॉडी बनी हुई है, उसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं, छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, तो पानी लीक होता रहता है। पानी लीक होकर सरफेस पे आता है, सरफेस पे बाहर है गर्मी, तो वो पानी एवापोरेट होगा। वो एवापोरेट होगा तो किससे हीट लेगा, उसके संपर्क में कौन है, उसके संपर्क में अंदर वाला पानी, उससे हीट लेगा। किसके द्वारा संपर्क में, पोर्स के द्वारा, उससे हीट लेगा वो, तो क्या होगा, एवापोरेट हो जाएगा। एवापोरेट हो जाएगा तो अंदर के पानी में हीट खोनी पड़ी तो अंदर का पानी कूल हो जाएगा। इस कारण से एवापोरेशन के कारण कूलिंग भी होती है। आपके शरीर में जब आप बहुत गर्मी में जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, पसीना निकालती है। पसीना क्यों निकालती है, ताकि आपकी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन किया सके। पसीना क्या करता है, आपकी त्वचा से, आपकी स्किन से हीट लेता है और एवापोरेट होता है। तो आपकी बॉडी को थर्मो रेगुलेशन अरेंजमेंट है, वो टेम्परेचर नियंत्रित करने की प्रणाली है। इसलिए गर्मियों में सलाह दी जाती है ज़्यादा पानी पीते रहें। ज़्यादा पानी पिएंगे तो अचानक से आपको गर्मी में जाना पड़ा तो आपकी बॉडी के पास पसीने के रूप में बहाने के लिए पर्याप्त पानी होगा, बॉडी में एवापोरेशन के कारण कूलिंग करने के लिए पर्याप्त पानी होगा। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe my channel. जय हिंद, जय भारत।